देखिए, राहुल गांधी कुछ भी मन में आता है कह देते हैं। उनको कांग्रेस की सरकार से आज नरेंद्र मोदी की सरकार का एक तुलनात्मक अध्ययन सामने रखना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए क्या क्या काम किए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण जो खुले में शौच से आज मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री शौचालय बना करके मोदी जी ने करने का काम किया है। जनधन खाते में 54% से ज्यादा हिस्सेदारी आज महिलाओं की है। आज लखपति दीदी योजना के तहत हो या ड्रोन दीदी योजना के तहत हो, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। 3 तलाक जैसे एक घटिया प्रथा को उन्मूलित करने का काम किया है। आज महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का अधिनियम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने पारित करने का काम किया है। राहुल गांधी की बातों के पीछे कोई आधार नहीं है। राहुल गांधी के मन में जो भी आता है वो बक देते हैं। देखिए, चाइना के प्रति तो राहुल गांधी का प्रेम जगजाहिर है। वो छुप छुप करके चाइना के साथ मिलते रहे हैं और इसलिए चाइना की बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो जब चाइना की बड़ाई कर रहे हैं तो उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। जब चाइना अपने देश में रेल का नेटवर्क लगातार बढ़ा रहा था तो भारत में रेल का नेटवर्क क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा था? क्यों भारत में बुलेट ट्रेन के बारे में नहीं सोचा जा रहा था? क्यों भारत में सड़कों के निर्माण के संदर्भ में इतनी शिथिलता थी? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो या आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार रही हो, आज चौतरफा आधारभूत संरचना को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जब तक आधारभूत संरचना नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार का सृजन कैसे होगा? ये सवाल राहुल गांधी को अपनी सरकारों से पूछना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के नेतृत्व में क्या हुआ। देश में राजीव गांधी जी की सरकार में या इंदिरा गांधी की सरकार में आधारभूत संरचना पर जो काम होना चाहिए था वो काम क्यों नहीं हुआ? काम में शिथिलता इतनी क्यों थी और इतना भारी भ्रष्टाचार क्यों था? देखिए, राहुल गांधी को जो लोग भी लिख करके देते हैं ना, उनको अपने ट्विटर को ठीक करना चाहिए। वो न जाने क्या लिख करके देते हैं और राहुल गांधी न जाने क्या बोल बैठते हैं और उसके अर्थ न जाने क्या क्या निकलते हैं। फिर कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए बड़ी समस्या होती है, उनके बयानों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। धर्म और अध्यात्म के संदर्भ में राहुल गांधी की जानकारी बहुत न्यून है और इसलिए उनको धर्म और अध्यात्म जैसे मसलों पर बोलने समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वो जब जब मुंह खोलते हैं तो जानबूझ करके हिंदू को, सनातन को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। डराने का काम तो राहुल गांधी जी की राजनीति करती रही है। राहुल गांधी जी की पार्टी लगातार देश में मुसलमानों को डराती रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक होना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों के हित के काम नहीं करेगी। ये जानबूझ करके, डरा करके हमेशा गोलबंद करते रहे, मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको भरोसे के साथ लेकर के चले हैं और इसीलिए आज देश तेज गति से आर्थिक तौर पर प्रगति कर रहा है। देश के आर्थिक प्रगति में आज सबका योगदान। देखिए, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो अपना नाम उनको लगता है कि इससे सनातन जुड़ जाता है, उनको अपमान महसूस होता है, इसलिए अपना नाम सत्यनारायण गंगाराम से बदल करके सैम पित्रोदा कह करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो भारत के मर्म को समझते नहीं हैं और ऐसे लोग राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं, उनको सलाह देने लगते हैं। इसीलिए लोकसभा के चुनाव में उनका दिखावटी तौर पर कांग्रेस पार्टी से निष्कासन किया गया था। चुनाव खत्म और तुरंत उन्होंने फिर से वापस में सैम पित्रोदा को पार्टी ज्वाइन करा दिया और उनके निर्देशन में फिर विदेशी दौरे प्रारंभ कर दिए हैं। सैम पित्रोदा के किस प्रकार के भारत के संदर्भ में बयान रहे हैं, सनातन के संदर्भ में बयान रहे हैं, ये देश ने देखा है और कांग्रेस पार्टी इस बात को महसूस कर रही थी कि उनके बयानों से लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसलिए दिखावटी तौर पर उनको बाहर किया था। राहुल गांधी के लिए जिस प्रकार के संबोधन का वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, भाजपा से ज्यादा तो कांग्रेस के लोग ही इस प्रकार के संबोधन राहुल गांधी के लिए देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कुछ आंशिक सफलता ज्यादा मिल गई है, समाजवादी पार्टी के तमाम अराजक तत्व, आपराधिक तत्व आज बिलों से बाहर निकल आए हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी और इसलिए अपराध करने की उनको छूट मिल जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कानून का डंडा बहुत कठोरता से काम करेगा। और हम तो अखिलेश यादव जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आग्रह करें कि वो अपराध के रास्ते पर ना जाएं और अगर अपराध के रास्ते पर जाएंगे तो उनका अंजाम बुरा होगा। और अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के जो फरार नेता हैं उन्हें सरेंडर करने के लिए कह दें। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर मुठभेड़ हो जाएगी, फिर अखिलेश यादव जी छाती पीटेंगे। देखिए, जो प्राथमिक जानकारी मिली है वो निश्चित तौर पर बहुत हैरान करती है, बहुत चौंकाती है। रेलवे के ट्रैक पर लगातार पिछले दिनों में इस तरह के षड्यंत्र दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। इसके आतंकी कनेक्शन भी हो सकते हैं और इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। हमने देश में
हमने गोधरा जैसा कांड होते हुए देखा है। रेल यात्रियों को जानबूझ करके टारगेट करना और उसके बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की चेष्टा करना, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की चेष्टा करना, यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके हर पहलू की गंभीरता से जांच करना आवश्यक है और कौन लोग हैं जो रेल को लगातार डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें मानवीय जानों की कोई कीमत महसूस नहीं होती है, ऐसे दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना बहुत आवश्यक है।